आज सबसे पहले आपको धराली लेकर चलते हैं। एनडीटीवी देश का पहला न्यूज नेटवर्क बना है जो धराली के गांवों तक पहुंचा है। अभी तक आपने सैलाब की तस्वीरें देखी, आपने मलबे का ढेर देखा, लेकिन आज पहली बार एनडीटीवी पर हम आपको धराली गांव के अंदर की तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो अब से पहले किसी न्यूज चैनल नहीं दिखाई। ये इस वक्त जो गांव आपको नजर आ रहा है, ये वही गांव है जो त्रासदी की मार झेल रहा है। ये वो गांव है जहां तबाही के बाद इंसान का वजूद अब तक जिंदा है। कुदरत की चुनौतियों का सामना यह गांव कर रहा है। आज एनडीटीवी के तमाम संवाददाता दिन भर लगे रहे। पिछले 4 दिन से लगातार हमारे सहयोगी इन दुर्गम परिस्थितियों में जाकर आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज हमारे एक सहयोगी किशोर रावत उत्तरकाशी के इसी धराली गांव में पहुंचे। किशोर रावत 5 अगस्त को ही देहरादून से शाम 4 बजे धराली निकले थे। 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त, आप सोचिए 4 दिन का सफर लगा वहां पहुंचने के लिए जहां पर एक घटना हुई थी। और यह बताने के लिए काफी है कि परिस्थितियां कितनी दुर्गम है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भटवाड़ी के बाद धराली का रास्ता जो है वो पूरी तरह सैलाब में जा चुका है। कोई सड़क से संपर्क नहीं है। 40-40 फीट ऊपर तक मलबा जमा हुआ है। ऐसे में हमारे रिपोर्टर किशोर रावत, जिनकी आज हम तारीफ कर रहे हैं, बार बार नाम ले रहे हैं क्योंकि जान जोखिम में डालकर यहां वो पहुंचे। करीब 40 किलोमीटर तक वो पैदल चले। पिछले 2 दिनों से लगातार वो पैदल चल रहे थे। इनमें से 4 से 5 किलोमीटर का सफर तो ऐसा था जिसमें पहाड़ी रास्ते और जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। कई बार पहाड़ी रास्तों में वो फिसलते फिसलते बचे। जान मानो हथेली पर लेकर चल रहे थे क्योंकि बड़ी विकट परिस्थितियां यहां पर है। लेकिन आखिरकार उन्हें आप तक ये सारी खबरें पहुंचानी थी, इसीलिए सारी बाधाओं, सारी चुनौतियों को दूर करने के बाद वो धराली के इस गांव में पहुंचे। ये तस्वीरें कहीं और नहीं दिखाई पड़ेंगी आपको। ये सिर्फ एनडीटीवी के पास तस्वीरें हैं क्योंकि यहां तक कोई पहुंचा ही नहीं, ना कोई एजेंसी, ना कोई चैनल। और आज इसीलिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप गौर से देखिएगा क्योंकि आज इस कचहरी में हम आपको शख्स से भी मिलवाएंगे जो मौत को मात देकर मलबे से निकला था। आपको याद होगा, देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं हम बाईं तरफ, जहां पर एक शख्स जो है वो रेंगते हुए निकला था। 5 अगस्त को यह तस्वीर आपको याद होगा जब आई थी तो इस मौत के मंजर के बीच में जिंदगी की उम्मीद दिखाई पड़ी थी। जिस शख्स ने किसी तरह अपनी जान बचाई थी, आज हम उस शख्स से भी मिले। हमारी टीम ने उससे भी बात की, उस शख्स से समझने की कोशिश की कि उसके मन में क्या चल रहा था। इनका नाम बलविंदर पवार है। उस दिन क्या हुआ था, कैसे मौत के मुंह में समाने के बाद लाशों के ढेर के बीच में से ये बाहर निकले थे, कैसे बलविंदर जी ने मौत को मात दी थी, आज सुपर एक्सक्लूसिव इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। इसलिए अगले 1 घंटे आप एनडीटीवी पर बने रहिए और ये रिपोर्ट गौर से देखिए। धराली गांव में आए सैलाब की तस्वीरें सभी ने देखी और एक तस्वीर ऐसी थी कि जो उसमें सैलाब में से एक व्यक्ति उस दलदल से, कीचड़ से जान बचाते हुए जैसे तैसे बाहर निकल रहा था, वो हमारे साथ मौजूद है। बलवीर सिंह पंवार इनका नाम है और बलविंदर सिंह पंवार है, इनसे जानता हूँ। मैंने आपसे सवाल किया कि आपसे बात भी कर रहा था कि उस समय मंजर क्या था और आपको लगा था कि बच पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चल रहा था उसमें मन में? आज सर मन में मौत थी बस। कैसे भी, या तो वो मकान, क्योंकि सारे टूट चुके थे। मेरे आस पड़ोस के सारे मेरे सामने यूं टूट के दब चुके थे। मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, या तो मैं नीचे जैसे बाकी टूट रहे एकदम से उसमें निकल जाऊंगा अंदर, या सामने से मलबा आ रहा था रीलिंग तोड़ते हुए मेरी तरफ को। क्या मतलब मलबा आ रहा था, वो तस्वीर कैसी थी? क्योंकि आप सबसे ऐसे व्यक्ति थे जो आपने देखा और बचे। बिल्कुल सर, देखा क्या, मैं तो पूरा मतलब मेरे सामने चलता रह रहा। मैं उधर भी देख रहा हूँ, 2-3 आदमी लड़के थे उधर, एक दूसरे जगह 2 जगह 2 और फंसे थे। परिवार याद आया कि सर, भगवान सब कुछ? मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा समय आता है कि आदमी को 2 चीज़ें याद आती है, अपना परिवार। तो सर हमारे नीचे, मैं भगवान के पास, मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने नीचे हमारे वहाँ कल्प केदार मंदिर रहता था। सुबह उठते ही जैसे हम उठता था मैं वहाँ से, सबसे पहले वहाँ बाकी काम था। कल्प केदार ने बचा लिया आपको? बिल्कुल बचाया है, लेकिन मैं जब देखा तो कल्प केदार नहीं था, वो बिल्कुल दब चुका था। तो फिर क्या देखना था, फिर बचा ही क्या था मेरे सामने। सर 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 सर। आपके चोट भी लगी थी, आप बता रहे थे? हाँ सर, ये भी लगी है। ये वो वायर कट, ये पूरा कट गया था। आंख पर वायर लगी है, जब वो तार टूटा था बिजली का, और ये चोट लगी है। ये खुशकिस्मत थे। और पवार जी, कहना तो नहीं चाहिए, ये आपका गांव था, आपने देखा था, हरा भरा गांव, खुशहाल गांव था। आपको लगता है कि ये गांव दोबारा बस पाएगा? सर ये तो सच बताइए, आपको इस हालात को देख
नहीं लगता सर। हिम्मत है? देखो सर, आम आदमी तो क्या हिम्मत करेगा, अपने पास कपड़े नहीं है। ये जब मैं वहाँ से निकला सर, तो ये किसी जो लेबर वाले रहते थे, किसी से चप्पल मांग रखी है, किसी से ये अपने ना कागज बचा है, ना फोन बचा है, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं है। लेकिन हिम्मत ज़रूर है आपकी। अब हिम्मत सर, अभी मेरे पानी जिनके घरों से मरे ना सर, जवान जवान लड़के, वो भी यहाँ बैठे हैं, सेम हम मेरी तरह हैं, और ऐसी बातें कर रहे हो, उनके लग नहीं रहा है किसी की कि इसके घर में अभी कोई कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि सब एक सदमा जैसा हो रखा है सर। बिल्कुल। ये पवार जी है हमारे साथ, और ये वो शख्स थे जो इस हादसे में, इस सैलाब में बचे। लेकिन इनका ये कहना है कि उम्मीद नहीं थी, मौत दिख रही थी, लेकिन फिर भी ये बाहर निकले और आज ये भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इनमें सिर्फ अब हिम्मत बची है कि दोबारा से उठेंगे, दोबारा से एक बार फिर से अपना जीवन जिएंगे। लेकिन शायद बार बार गांव का मंजर देखकर इनकी हिम्मत टूट जाती है। देखिए, इस वक्त ये वीडियो शायद आपको बड़ा साधारण सा वीडियो लग रहा हो, लेकिन जब धराली में प्रलय आया था तब किसी ने सोचा तक नहीं था कि यहां कुछ भी बच सकता है। लेकिन आप इसे कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं या कुछ और। अभी भी धराली गांव में कुछ लोग मौजूद हैं। सेना के जवान यहां पहुंचे, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, उन्होंने कहा कि चलिए हमारे साथ। लेकिन गांव के लोगों ने यहां जाने से मना कर दिया। उनका यह कहना था कि इस गांव की मिट्टी में वो पैदा हुए, यहीं पर बड़े हुए, वो नहीं जा सकते। वो कह रहे हैं कि हमारे मवेशी बह गए, हमारे घर टूट गए, गलियां वीरान हो गई, लेकिन आज इस गांव को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। किशोर ने गांव की महिलाओं से भी बातचीत की, सुनिए। इस वक्त गांव के मंदिर के जो एक सभी के लिए एक भवन होता है, उसमें मौजूद है और यहाँ पर खाना बन रहा है। ये खाना गांव के सभी जो परिवार वाले हैं और वो लोग एक साथ मिल बांट कर यहाँ खाना बना रहे हैं, क्योंकि आपदा में सब कुछ बह गया है, इनके पास अब कुछ नहीं है। जो हिम्मत थी वो भी शायद अब टूट रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को, अपने लोगों को खोया है। हमारे साथ एक गांव की महिला है। आंटी जी, आपका नाम क्या है? सुशीला बाबा। आप यहाँ पर अभी जो ये भोजन बन रहा बाबा, वो 2 दिन हम हुआ रहा गंगोत्री में, आईटी लोगों ने हमारी बहुत मदद की बाबा। आज हमको राशन भी मिल गया बाबा। हम ऐसे सोचता कि हमारे लिए रहने के लिए चाहिए बाबा। नहीं तो कितने लोगों के लिए खाना बना है? 150 लोगों के। 150 लोगों के लिए खाना। तो ये 150 लोग कौन है? गांव के है? इसके गाँव के है बेटा, गांव के ही लोग हैं, बड़े बुजुर्ग सब है? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अपने चले गए हैं, अपनों को तलाश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर है। क्या कर सकते हैं आप बताइए कि कैसे आप अब आगे का जीवन या आगे का सफर? हम सरकार से बोलता बाबा, हमारे लिए रहने का वो ना तो चाहिए बाबा। तो रहने के लिए जब तक नहीं जाएंगे तो क्या आप यहीं लोग रहे? जब तक हमारे लिए रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो हम यहीं रहेंगे बाबा। लेकिन फिर से बारिश हो सकती है, मानसून है, फिर से आ सकता है। आपको लगता नहीं कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी? तो क्या करना बेटा? तो दिक्कत है सर जी। हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारी व्यवस्था नहीं, समेश्वर देवता का मंदिर है, हमारे कीर्तन मंडली सब सामान है हमारा, हम यहाँ खाना बनाए, अब तक हम हमारे लिए मकान बनाओ, और तब तक हम यहाँ रहेंगे। और किसी ने हम नंगे, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं बोलने का। आप देख लो। नहीं, मैंने देखा है, बहुत कुछ भी नहीं बचा। जो कपड़े आप शायद उस समय भाग, एक रात हम ITP वहाँ रहे, दूसरे दिन हम गंगोत्री रहे, 3 दिन तक हम गंगोत्री रहा, चौथे दिन आज इधर आए। ITP लोगों ने भी किया सेवा, गंगोत्री स्वामी जी ने भी किया सेवा। आज हम कहा हम अपने घर जाए, मरेंगे, कब तक रहेंगे स्वामी जी के वहाँ? हमने करना था खुद स्वामी जी की सेवा। हमने कहा हमारे कीर्तन मंडली यहाँ सब सामान है हमारे पास। ये तो अभी आए बाहर से, बर्तन था यहाँ, अपना घर छोड़े नहीं जाता। हाँ, बर्तन था, हम तब तक यहाँ खाना बना, जब तक हमारे लिए मकान नहीं बन, सब अपने अपने। हमारे पास न जगह है न जमीन है, बिल्कुल नंगे, हमारे पास शब्द ही नहीं है बोलने का। ये गांव की महिलाएं हैं, बाहर पुरुष भी है, लगभग 150 लोगों के लिए खाना बन रहा है। ये बाहर जरूर रहे और ये अपने घर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि घर एक ऐसी चीज होती है कि यहाँ पर इनकी यादें होती है, इनके मवेशी भी है, बच्चों का जन्म यहाँ पे हुआ है, शादी ब्याह हुआ है, तो शायद ये अपना घर नहीं छोड़ सकते। आज हालात बहुत बदतर से बदतर है, सब कुछ तहस नहस हो गया, फिर भी इन लोगों की मांग है सरकार इनको यहाँ से विस्थापित करे। धराली गांव में दर्द की अनगिनत कहानियां हैं। जब प्रलय आया तब कुछ ऐसे परिवार भी थे जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन कई ऐसे मकान भी थे जहां पर अब जिंदगी के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। घर के नाम पर सिर्फ मलबा है, पत्थर है, मिट्टी है, धूल है, और ये मलबा इतना ज्यादा है कि अगर इसे वो अकेले हटाएंगे तो शायद महीनों लग जाएंगे।
5 अगस्त की तबाही ऐसी थी कि जैसे मानो पल भर में सब कुछ थम गया, चाहे घड़ी की सुइयां हो, जिंदगी की डोर। 1 सेकेंड में सब यहां पर बदल गया। जहां खुशहाली थी वहां वीरानी नजर आ गई। और हमारे सहयोगी किशोर रावत ऐसे ही एक घर में पहुंचे। यकीन मानिए, इस रिपोर्ट में जब इस घर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तो आप इसे देखकर दंग रह जाएंगे। कुदरत की ताकत के सामने जिस तरह से तबाही हुई है वो आपको परेशान करेगी और ये समझ में आएगा कि कुछ भी अस्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल सकता है 1 सेकेंड में। बर्बादी ये जो तस्वीरें आई हैं इसे इंसान आज देख रहा है। किशोर रावत की आज एक और हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। धराली गांव में कई अलग अलग किस्से मिल रहे हैं और अलग अलग लोगों के दुख मिल रहे हैं और लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं। सैलाब ऐसा था कि उसने 2 मंजिल घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये एक घर है जिसमें अभी भी घड़ी 5 बजा रही है। समय लगातार चलता है, लेकिन जो सैलाब था वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे इस घर में, और जिस घर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मलबा है। ये एक बेडरूम हुआ करता था और ये बेडरूम पूरी तरह से अब मलबे के ढेर में है। यहाँ पर चलना मुश्किल है और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये 2 मंजिल घर था और यहाँ पर करीबन 4 से 5 फीट मलबा है। घड़ी ज़रूर यहाँ पर समय बता रही है 5:06, लेकिन उस समय का जो मंजर था वो शायद इसी घड़ी ने देखा होगा, लेकिन समय अपने हिसाब से चलता है। ये एक डाइनिंग है जो आधा दबा हुआ है। सोफ़ा है यहाँ पर, सोफ़ा पूरी तरह से दबा है। बेड भी था यहाँ पर, पूरी तरह से वो मलबे में दबा हुआ है। एक शीशा है और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त छत मेरे से ज़्यादा ऊपर नहीं है और अमूमन घर की हाइट 10 या 12 फीट होती है। तो आप देख सकते हैं ये सामने बाथरूम है और जो पूरी तरह से मलबे से दबा है। बेडरूम की बात कर रहा था, ये एक डबल बेड है जो पूरी तरह से मलबे में दबा है। तो आप देख सकते हैं कि मलबे की रफ्तार कितनी ज़्यादा थी जो पूरी तरह से यहाँ पर आकर तबाह करता चला गया। एक खुशहाल गांव जो पूरी तरह से आज मलबे में दफन है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर शायद ही लोग हिम्मत कर रहे हैं कि दोबारा से यहाँ पर धराली गांव बच सकेगा और शायद इतिहास बनकर ये धराली गांव रह गया है। धराली में अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने हमेशा के लिए अपनों खो दिया है। सरकार कई लोगों का रेस्क्यू करवा रही है, फौज भी लगी पड़ी है, लेकिन कई विदेशी नागरिक भी हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि धराली में आपदा के वक्त ऐसे नेपाल के रहने वाले कई लोग थे जो अब अपनों से बिछड़ चुके हैं। किसी का परिवार अलग हो गया है तो किसी के बच्चे नहीं मिल पा रहे। आज हमने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की। उन्होंने परिवार को लेकर क्या कुछ बताया, किस तरह के हालात उन्होंने देखे थे। आज छोटे छोटे बच्चों की ये बातें सरकार और प्रशासन को भी सुननी चाहिए और जो भी यथासंभव मदद हो सकती है एनडीटीवी के तौर पर हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि सरकारों को वो करनी चाहिए। कई लोग लापता है लेकिन अभी तक उनका सुराग नहीं मिल पाया है, ना ही वो मिल पाया है। हज़ारों टन यहाँ पर मलबा है, 300 से 400 मीटर पूरी तरह से यहाँ पर मलबा ही मलबा है। नेपाल से सुशील आए अपने पिता को ढूंढने, अपने जीजा को ढूंढने, इसके अलावा अपने परिवार के 7 सदस्यों को। कई समय से, लंबे समय से यहाँ पर थे और काम कर रहे थे, लेकिन अब उनके पिता यहाँ पर लापता है और उनसे ही जानते हैं। सुशील भाई, उस दिन क्या हुआ? उस दिन तो यहाँ पे काफ़ी रफ्तार से यहाँ पे जैसे बम बारूद गिरते हैं, जैसे मतलब आता है फटता है, वैसे तरीके से यहाँ पे जो है ये पूरा रेत जो है मलबा पूरा एक साथ आ गया सर। उस टाइम में जो है मेरे पापा ने मेरे को कॉल किया था। कॉल करने के बाद 1 घंटे के बाद मतलब 1 घंटे तक वो मतलब उससे पहले बोले थे 1 घंटे तक उनकी कॉल जारी थी, बट उन्होंने उठाया नहीं। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कि मेरे को बचा बेटे, मैं जो है मतलब मलबे में आधा डूब चुका हूँ, मेरे को बचाओ, इतना बस बोला सर। उसके बाद फ़ोन कट गया था और उसके बाद मैं आने के बाद भी फिर भी बचा नहीं पाया सर। अब क्या कर सकता, मैं वहाँ पे जाता तो फिर मैं ही खुद ही चल जाता और मेरे साथ मैं चले जाता तो फिर मेरी मम्मी कैसे रहती सर। मम्मी के साथ भाई बहन थे, छोटे छोटे बच्चे भाई बहन लोग। कितने लोग लापता हैं? अब मेरे हैं 7 लोग सर। एक तो जीजा हो गए और एक है 3 चाचा है, उसके बाद एक भाई है, एक मतलब पापा है, एक वो है जीजू है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवराज सिंह। आप भी साथ आए भाई, तो आप कब से यहाँ पे दोनों मिलकर तलाश कर रहे हैं?
हम दोनों नेपाल में ये थोड़ा मेरा भैया ना थोड़ा आगे आ गया था, मैं थोड़ा पीछे आया था। उनको हल्का हिंदी नहीं आता सर। जो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं जितने भी हिंदी आता है। तो यहाँ पे कितने दिन से हो? मैं हो गया बहुत 2-3 महीने हो गया। अच्छा 2-3 महीने। तलाश करने कब से आए हो? तलाश करने जो है सर हम 4 दिन हो चुका है यहाँ पे, मतलब चलते हुए कुछ मिल जाए ऐसे सोचते हुए, कभी मुखबा जा रहे पल्ली तरफ गांव, कभी उधर इधर उधर भटक रहे, बस 4 दिन तक है अभी तक कुछ नहीं मिल पाया। यहीं रह रहे हो? हाँ जी, तो यहीं ऊपर रहते हैं, बगीचे में रहते हैं सर। तो ये सुशील है, नेपाल से अपने परिवार वालों को, परिजनों को ढूंढने आए, लेकिन पिछले 4 दिनों से इनके परिजन नहीं मिल पाए हैं। पिता ने ज़रूर कॉल की थी और पिता ने ज़रूर उस समय का मंजर बताया था, लेकिन बदकिस्मती रही कि अभी तक इनके पिता और इनके बाकी परिवार के 6 सदस्य नहीं मिल पा रहे और ये लगातार रोज़ यहाँ पर तलाश करने पहुँच रहे हैं। ये जो बातचीत आप सुन रहे थे, दरअसल ये वो गांव है जो प्रलय का एपिसेंटर रहा, जहां पर टनों टन मलबा पहुंचा। लेकिन कई घर ऐसे भी थे जो ऊंचाई पर होने की वजह से प्रलय के रास्ते में आने से बच गए। उन हालात पर और आगे के भविष्य को लेकर धराली के लोगों का क्या कुछ कहना है, वो सरकार से कैसी मदद चाहते हैं, उनकी बातें भी आज हमें और आपको जरूर सुननी चाहिए। और धराली गांव इस वक्त अब शायद एक नाम रह जाएगा और इतिहास बन के रह गया है, और शायद यहाँ पर दोबारा रहना मुश्किल होगा। हमारे साथ ये स्थानीय लोग हैं, पहले उनसे जानता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गेश पंवार है और मैं यहीं का स्थानीय हूँ, और मेरे यहाँ पे होटल भी था और सामने घर है मेरा। तो सर 5 तारीख को 1:25 से या 1:25 या 30 मिनट के आसपास वो भयंकर प्रलय आई है। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं आप, तो इस जगह पे धराली पूरा गांव खत्म हो गया है। और पूरा जो ये बाजार था, एक ये 4 धाम का जो गंगोत्री धाम है उसका पर्यटन का हब था ये धराली। और यहाँ कम से कम 60 से 70 होटल थे और ऐसे 50 से 60 घर थे, वो पूरी तरह तबाह हो गए हैं और हम लोग पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। और यहाँ पे कम से कम अगर मैं आदमी की कैजुअलिटी बताऊँ तो वो 40 से 50 और कुछ आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तो पूरा मलबा आया है, मलबे में दबे हैं। पंवार जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कहना तो ठीक नहीं होगा, क्या दोबारा बस पाएगा? अब इस बात को हम क्या बता सकते हैं, हम लोग तो पीड़ित लोग हैं, ये सरकार पे डिपेंड है, सरकार कैसे लेकिन फिर भी जिस तरीके से सैलाब आया तो लोगों के अब वो रह जाता है ना कि यहाँ पे सब कुछ। देखिए, बसने की बात तो हम क्या बोलते हैं, हम केदारनाथ जी में देखिए वहाँ भी भयंकर प्रलय आया था और केदारनाथ जी भी बसा है। मैं पिछले साल केदारनाथ जी की जाना हुआ मेरा, तो वहाँ बस रहा है। तो अगर सरकार चाहे, सरकार की इच्छा शक्ति हो, अगर वो हम पे ध्यान करती, पहाड़ियों पे ध्यान करती है तो बसा सकती है सरकार। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे स्थानीय निवासी जो इस आपदा को झेल रहे हैं और इस पूरे मंजर को उन्होंने सामने से देखा है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बिना गंगनानी पुल के एनडीटीवी की टीम धराली के मुश्किल रास्तों पर निकली, कैसे हमारे रिपोर्टर पहाड़ों और जंगल के बीच का सफर तय कर रहे थे। ये रिपोर्ट उस वक्त की है जब वो धराली गांव की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें यहां पहुंचने में 4 दिन लगे। और क्यों हमने कहा कि आज ये रिपोर्ट देखना आपके लिए खास है, जरा ये देखिए आप। इस वक्त हम पैदल रूट पे जा रहे हैं, बेहद खतरनाक है और थोड़ा मैं तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि संभल के चलना पड़ रहा है। ये थोड़ा रोड देख सकते हैं, पैदल है ये पूरा और काफ़ी डाउन स्ट्रीप है इलाका, और यहाँ से थोड़ा सा पैदल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ 2-4 लोग स्थानीय लोग थे जो लेके हमारे साथ आ रहे हैं, और ये पूरा रास्ता पैदल है। ये कुछ लोग हमारे साथ आगे जा रहे हैं और यहाँ से हमें पैदल होते हुए जाना है। ये अंदर जंगल का रास्ता होते हुए जाएंगे क्योंकि गंगनानी से पूरी सड़क बंद है और गंगनानी से हम यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर पहाड़ नीचे और लगभग 3 किलोमीटर लंबा पहाड़ चढ़ना है हमें। और एनडीटीवी की टीम लगातार उस रास्ते पे है और ताकि उन लोगों तक पहुँचा जा सके जहाँ पर वो लैंडस्लाइड पूरा हुआ था, तबाही हो चुकी है। आगे की ओर बढ़ेंगे और इसी तरीके से रास्ते में आगे चढ़ेंगे। अब ये पूरा रास्ता बेहद कठिन है, डीप स्टेप है, लंबा और पूरा यहाँ पे गीला है। ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये रिंगाल है जो बांस की प्रजाति है और मेरे साथ कुछ और साथी लोग हैं और यहाँ पे जाना आसान नहीं है और आगे की ओर लगातार हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे चूँकि
ये बेसिकली बांज का जंगल है और बांज के जंगल हमेशा नमी रहती है, उसमें गीलापन रहता है। और एक स्थानीय निवासी है जो हमारे साथ चल रहे हैं थोड़ा बहुत। ये रिपोर्टिंग नहीं है आसा, बस इतना समझ लीजिए कि अगर जोखिम वाली खबरें दिखाना है तो खुद को भी जोखिम में पहुंचाना है। देखते रहिए एनडीटीवी। धराली गांव में अब सिर्फ तबाही के निशान बाकी हैं। कदम कदम पर दर्द है, विनाश के सबूत है। हर तस्वीर के पीछे एक दर्द भरी दास्तान है। अब धराली में कुछ बचा है तो सिर्फ मौत का वो मलबा जिसमें जाने कितनी जिंदगियां दफन है। आपदा में जिंदा बचे 600 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, लेकिन लापता कितने हैं इसका अनुमान लगाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि त्रासदी में यह आकलन करना एक कड़ी चुनौती है कि कितने लोग मिसिंग हैं। सरकारी आंकड़ों में 46 लोग लापता हैं, लेकिन जिनके अपने लापता हैं उनकी नजर में लापता लोगों का आंकड़ा कहीं ज्यादा बड़ा है। आखिर धराली में कितने लोग लापता हैं? धराली के लापता लोग का एड्रेस कब मिलेगा? क्योंकि हर गुजरता हुआ हर लम्हा पीड़ित परिवारों के धैर्य पर अब भारी पड़ रहा है। मकान हमारा मकान पूरा नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं बचा था। यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया था। हमारे पापा नीचे आए थे, ससुर जी, उनका भी पता नहीं चल रहा है। ये साइड बहुत ज्यादा है, कोई मतलब गिनती नहीं है, तो कोई हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए। ये मशीन, ये सामान, ये दस्ता, ये जवान, हमारे देश की सेना धराली में दिन रात मिशन मोड में जुटी है। सब लोगों का सिर्फ एक मिशन है, धराली को बाकी जगहों से जोड़ा जाए ताकि रेस्क्यू का काम रफ्तार पकड़े। सब कुछ वॉर फुटिंग यानी युद्ध स्तर पर हो रहा है, मगर जो लोग त्रासदी झेल कर आए, जिन लोगों को मौत छू कर निकली, उनके कुछ सवाल हैं। धराली हादसे में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? धराली में आई त्रासदी में कितने लोग लापता हैं? क्या सरकार या प्रशासन की तरफ से इन्हें लेकर कोई लेटेस्ट जानकारी शेयर की गई है? आप और हम मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उत्तरकाशी के प्रशासन की तरफ से बयान सुन लेते हैं। और अभी जो मिसिंग का डेटा हमने कल पूरा बैठ के पूरा सर्वे किया, लोगों को बुला के बैठे, तो अभी 48 प्लस बोलते हैं, 48 प्लस 9, 49 का टोटल डेटा है। जिनकी बात आपने सुनी वो जिले के डीएम है, यानी जो आंकड़ा दिया वो सरकारी फिगर है, आधिकारिक है। डीएम साहब का कहना है कि 49 लोग गायब हैं, यानी जिस आपदा ने किसी को नहीं बख्शा, सैकड़ों की आबादी वाले पूरे धराली गांव को समतल कर दिया, उसे लेकर प्रशासन कहता है कि 49 लोगों के गायब होने की जानकारी है। फिर सुनिए वो हिस्सा जिसमें डीएम साहब लापता लोगों की संख्या बताते हैं। और अभी जो मिसिंग का डेटा हमने कल पूरा बैठ के पूरा सर्वे किया, लोगों को बुला के बैठे, तो अभी 48 प्लस बोलते हैं, 48 प्लस 9, 49 का टोटल डेटा है। हो सकता है उत्तरकाशी प्रशासन इस वक्त त्रासदी के शिकार लोगों की मदद में व्यस्त हो। यह भी हो सकता है कि लोगों के राहत बचाव काम में आंकड़े पीछे छूट रहे हों। इसलिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जो लोग इस वक्त अपनों की तलाश में हैं, जिनके अपने इस आपदा में मिसिंग हैं, उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। 949 का टोटल डेटा है। 4 से 6 लोग अभी लापता हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। 12-13 लोग लापता हैं, 80-90 लोग शायद मिसेस 11 के 11 आदमी का कोई पता नहीं है, कोई सूचना नहीं है। ये सचिन है, धराली आपदा के सर्वाइवर हैं। इनका कहना है कि जब त्रासदी आई तो सब खत्म हो गया। इनके साथ करीब आधा दर्जन लोग थे, वो सब लापता हो गए। मेरा नाम सचिन पवार है और मैं यहाँ पे मेरा एक होटल था, कल्प केदार होटल के नाम से था, और वो पूरी तरह खत्म हो गया है। उसमें करीबन 4 से 6 लोग अभी लापता हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ मिस हो गए। और ये 5 तारीख की बात है सर, 1:30 बजे के लगभग इत्तेफाकन मैं घर निकल गया था खाना खाने। 5 मिनट बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ्लड आ गया है और सारा खत्म हो गया है। सचिन ने बताया कि कम से कम 6 लोग गायब हुए। हम ये बातें इसलिए सुना रहे हैं ताकि प्रशासन से कोई भी छूट न जाए। अब इनसे मिलिए
ये उपेंद्र शाह हैं, धराली में दुकान चलाते थे। अब कह रहे हैं कि मेरे सामने सब खत्म हो गया। मेरी जानकारी वाले 12 से 13 लोग लापता हैं। मैंने यहाँ देखा कोई बचने का संभावना नहीं था। हम लोग पूरी कोशिश किए आदमी को बचाने का, नहीं बचा पाए। हम लोग नहीं बचा पाए। तब तक प्रशासन लोग आ गए, ये सब मलबा से ढक गया था, कोई कुछ करने का मौका नहीं मिला। कितने लोग लापता हैं आपके? हमारा सर 12-13 लोग लापता हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं वो लाल बाबू शर्मा हैं। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। सरकार को इनकी बात भी सुननी चाहिए। यहाँ पे 11 आदमी हैं, 11 आदमी थे उस समय मौजूद जब ये आपदा आई। अच्छा। 11 के 11 आदमी का कोई पता नहीं है, कोई सूचना नहीं है। हम प्रशासन से यही अनुरोध कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास किया जाए। अभी कुछ और लोग मिले हैं जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि उनमें से जो लापता लोग बताए जा रहे हैं अभी उनका नंबर कितना है, क्योंकि अभी ऑफिशियल डेटा सरकार ने जो बता रखा है वो 60 के आसपास का बता रखा है, लेकिन ये नंबर इससे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कई लोग जो पर्सनली हमसे मिलने आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये नंबर बड़ा है और जितने लोग मिलने के लिए आए हैं अगर उस नंबर को भी आप कैलकुलेट करेंगे और प्लस अगर आप इस हिसाब से भी देखें कि वहाँ पर एक मेला चल रहा था, पूजा, एक धार्मिक मेला वहाँ पर चल रहा था, उस लिहाज से भी अगर वहाँ बड़ी संख्या में लोग आए होंगे तो ये नंबर बड़ा हो सकता है। हमारी संवाददाता मीनाक्षी कंडवाल जिन लोगों से बात कर रही थी उन्होंने ऑन कैमरा आकर अपनी बात, अपनी तकलीफ सामने रखी। ये वो महिला हैं जिनके दीपक नाम के भाई मिसिंग हैं। इनका कहना है कि सिर्फ भाई नहीं बल्कि 7 से 8 लोग गायब हैं। कितने लोग हैं आपके जो फंसे हुए हैं? वहाँ पे मतलब बहुत है, हमारे 7-8 जने हैं, पर मेन तो हमारा भाई है। मतलब और तो रिश्तेदार हैं, उनका हमें ज्यादा पता नहीं है ना। आखिरी बार कब बात हुई? भाई से बात नहीं हुई, पापा से बात हुई थी। धराली में आया होगा, मार्केट में आ रखा था वो। पापा ने बोला था घर चल, नहीं गया वो। उसके बाद क्या हुआ समझ नहीं आ रहा फिर। इन हालात में अपनों की तलाश, उनके बारे में जानकारी जुटाना आसान काम नहीं है। चूंकि 3-4 दिन से फोन की कनेक्टिविटी भी नहीं है, इसलिए एनडीटीवी पीड़ितों की बातें, उनका ये दर्द सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गुरुवार को हमने आपको धराली में फंसे कुछ लोगों की बात सुनाई थी। एक शख्स कैमरे पर आया और बताया कि उनके सामने कई लोग बह गए, 80 से ज्यादा लापता हो गए। ये जो पूरा बर्बाद हो गया सर। कम से कम यहाँ पे 150 आदमी मर गए। 200 गाड़ी थी वो भी बह गई। क्योंकि बिजली नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, जो बचे वो लोग एक दूसरे को फोन नहीं कर पाए, इसलिए भी संपर्क साधा नहीं जा सका होगा। मगर अब सीएम कह रहे हैं जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। तकलीफें हैं, सब धीरे धीरे ठीक होगा। लोग परेशान हैं। उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है। अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। सरकार का दावा है कि वो जितना हो सकता है कर रही है, लोगों के बीच है, लेकिन सच ये भी है कि अब भी कई लोग हैं जिनके अपने इस आपदा में खोए हुए हैं। गुरुवार को हमारे संवाददाता किशोर रावत को एक नेपाली परिवार मिला। उन्होंने बताया 25 लोग लापता हैं। आपके धराली में कौन लोग थे और आप लोग क्या काम करते थे? हम काम कर रहे थे रोड का सर। हम थोड़ा उसमें ऊपर से बारिश आई, बाढ़ आया तो हमारे कैंप को भगा के ले गया और हमारा साहब लोग कुछ भी है तो हमारा कुछ मतलब कुछ कर नहीं पाए। किधर के उधर से आ नहीं पाए, इधर से जा नहीं पाए। हमारे जो अधिकारी है उनका भी कोई शक्ति नहीं लग पाई, वो भी अपने आप भी मतलब मुसीबत में फंसे तो हम कुछ नहीं कर पाए सर। हमारे बंदे गायब है। कितने? 25 बंदे, बच्चे लगा के 25। ये वो लोग हैं जो एनडीटीवी को मिले। ऐसे न जाने कितने और होंगे जिनके अपने आपदा में बिछड़ गए होंगे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा। ऊपर से अब मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों की मुसीबतें कब खत्म होंगी
वो अपनों से कैसे मिलेंगे कहना मुश्किल है।